नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। रीट 23 जुलाई 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का हल आज हम करने वाले हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो हर एक उस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लगा होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? ए, तीव्र चिंता, बी, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, सी, बीमारी का डर और डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो देखिए यहाँ पर समायोजन को बढ़ावा देती है अर्थात एडजस्ट करने में जो सबसे ज़्यादा सहयोगी है वो कौन सी स्थिति है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्षिप्त भय, देखिए इसकी इंग्लिश टर्म देखेंगे तो फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी। तो भय और चिंता से मुक्ति यह समायोजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? ए, इसमें कूट दिया गया है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद कूट देखेंगे। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। तो जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर, जो प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है वो होगा ऑप्शन 1 और 2, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त भी पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, शब्द भंडार व्यापक होता है, कठिन विषयों में अधिक रुचि होती है, अमूर्त विषयों में ज़्यादा रुचि होती है, क्रियाकलापों में भिन्नता, नेतृत्व की क्षमता, सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, तीव्र तर्क शक्ति, समस्या समाधान में शीघ्रता, ये सब प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण हैं। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। और अति सक्रियता जो संबंधित होती है वो ADHD विकार होता है, एक अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी, जो अति सक्रियता और ध्यानाभाव विकार होता है उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर पूछा है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, यहाँ उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालाक्रमुक आयु इंटू 100। तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, MA/CA इंटू 100। तो ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, बी टर्मन, सी बीने और डी गाल्टन। तो यहाँ पर आंसर ए और बी, विलियम स्टर्न और टर्मन जो है वो दोनों माना गया था आंसर की में, क्योंकि 1912 में स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और बुद्धि लब्धि शब्द का जो संप्रत्यय था, जो विचार था वो दिया गया था स्टर्न के द्वारा। उस समय जो इन्होंने सूत्र दिया था वो था IQ बराबर MA/CA। लेकिन 1916 में टर्मन ने इसी सूत्र को संशोधित करके प्रस्तुत किया था और ये जो वर्तमान में प्रचलित सूत्र है वो टर्मन द्वारा दिया गया था। इसलिए माना जाता है कि बुद्धि लब्धि का जो ये दिया है सूत्र, ये विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों के द्वारा उत्तर इसका आंसर की में माना गया था। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता जो मुख्यतः संबंधित होती है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अति सक्रियता जो होता है एक प्रकार का विकार होता है, ADHD विकार जिसे कहते हैं, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी, जिसे ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहा जाता है। कम बोधगम्यता, ये एक प्रकार की अधिगम क्षमता होती है, पिछड़े बालकों और विशिष्ट बालकों में पाई जाती है। और अभिसारी चिंतन से मुख्यतः प्रतिभाशाली बालक संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय विच एजुकेशनिस्ट। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर। ये परिभाषा
स्किनर के द्वारा दी गई है। अधिगम की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त जो वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी थी वो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गेट्स और अन्य ने अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा है। इस प्रकार से अधिगम की जो परिभाषा यहाँ प्रश्न में पूछी गई है वो स्किनर के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? ए नकारात्मक स्थानांतरण, बी सकारात्मक स्थानांतरण, सी द्विपक्षीय स्थानांतरण, डी शून्य स्थानांतरण। तो ये जो प्रकार बताया गया है ये है सकारात्मक स्थानांतरण का, क्योंकि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो तो वहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो नकारात्मक स्थानांतरण होता है वहाँ पर पूर्व में सीखा गया ज्ञान आगे जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है, हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो वो नकारात्मक होता है। शून्य स्थानांतरण ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, वो शून्य स्थानांतरण होता है। और द्विपार्श्विक स्थानांतरण जब शरीर के एक भाग के प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो वो द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रांसफ़र कहलाता है। जैसे अगर आपने दाएं हाथ से कोई काम करना सीखा और सेम वही काम आप बाएं हाथ से भी कर पा रहे हैं तो वो अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो जब एक ही समय में दो विपरीत इच्छाएं होती है तो उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है वो द्वंद्व सी स्थिति होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्वंद्व होता क्या है कि जब आपके कोई दो इच्छाएं हैं और दोनों में से आपको किसी एक को उसमें से चुनना है या दोनों को से ही आप बचना चाहते हैं या दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति द्वंद्व की होती है कि क्या करूं क्या ना करूं जैसी स्थिति। तो द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट और अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इस प्रकार से द्वंद्व 3 प्रकार का माना जाता है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट जो होता है जिसे ग्राह्य द्वंद्व कहते हैं, उसमें दोनों ही धनात्मक इच्छाएं होती है। उनमें से मनुष्य या प्राणी जो दोनों को ही प्राप्त करना चाहता है। अवॉइडेंस में वो दोनों से ही बचना चाहता है और अप्रोच अवॉइडेंस में एक को पाना चाहता है और एक से बचना चाहता है। इस प्रकार से द्वंद्व के 3 प्रकार हो गए। कुंठा, बार बार यदि प्रयास करने के बाद भी असफल होने पर अपने आप में स्वयं पर से जो विश्वास खो बैठते हैं और निराश हो जाते हैं, इसी निराशा की स्थिति को कुंठा या भग्नाशा कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। सी चिंता जो दिया है ऑप्शन, उसमें प्राणी के अचेतन मन में अपूर्ण या दमित इच्छाएं चेतन में आने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी स्थिति दुश्चिंता कहलाती है। जैसे कि मनुष्य की या प्राणी की कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब वो पुनः वो इच्छा उसके मन में जाग रही है, वो उसे पूरा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में चिंता उत्पन्न हो जाती है, एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है दबाव, उसके अंतर्गत जब सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है वो दबाव कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इसमें जो प्रश्न संख्या 6 है इसमें आप सोरेनसन की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे याद रखिएगा। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। ये परिभाषा स्थानांतरण की सोरेनसन द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त क्षैतिज और लंबवत स्थानांतरण भी होता है कि किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी परिस्थिति में यदि किया जाता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण या लंबवत या रेखीय स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार से
स्थानांतरण के प्रकार हो गए सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, द्विपक्षीय, क्षैतिज या लंबवत। तो देखिए इससे जो स्थानांतरण से जो मुख्य मुख्य तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। तो देखिए केवल प्रश्न की भाषा बदली है, उसे घुमा फिरा के पूछा है। आप इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराइए नहीं, इसमें सीधा सा पूछा है कि उसका बुद्धि परीक्षण तो कैसा है, औसत से लेकर औसत से थोड़ा अधिक है, यानी एवरेज स्टूडेंट है। पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है। तो उसे दिक्कत कहाँ है, पढ़ने में और वर्तनी संबंधी। लेकिन लेखन कौशल अच्छा है, गणित के ग्रेड अधिक है। तो रवि में किसकी अधिक संभावना है? तो देखिए गणित में ग्रेड अच्छे हैं तो डिस्कैलकुलिया तो हो नहीं सकता क्योंकि गणित संबंधी विकृति है। डिस्ग्राफिया जो लिखा गया है इसमें ऑप्शन बी उसमें है। देखिए लेखन कौशल अच्छा है तो लेखन से संबंधित विकृति भी उसके अंतर्गत नहीं है। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित उसको कोई परेशानी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पढ़ने में उसके ग्रेड कम है तो उसे पठन संबंधी विकार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। सरल सा प्रश्न है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है। वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। अब क्यों परिश्रम कर रही है? माता पिता से उपहार प्राप्त करने के लिए। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। उसे टीवी देखने को कब मिलेगी? जब उसका होमवर्क फिनिश हो जाएगा। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो देखिए प्रथम स्थान प्राप्त करके वो उपलब्धि और सम्मान प्राप्त करना चाहती है। तो ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हुआ। लेकिन मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। जहाँ पर अपनी इच्छा हो, स्वयं की इच्छा से कार्य किया जाता हो, रुचि हो, अभिलाषा हो, वहाँ पर प्रेरणा होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किसने नहीं किया अधिगम का सिद्धांत? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। थार्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी है। स्किनर ने जो बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है वो आरएस थ्योरी है जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। कॉलर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है। ये तीनों ही अधिगम के सिद्धांत हैं। लेकिन बीएस ब्लूम ने जो दिया है वो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। 1956 में अपनी पुस्तक में बीएस ब्लूम ने, जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन, उसके अंतर्गत उन्होंने केवल ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। उसके बाद में समय समय पर भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष शिक्षण के उद्देश्यों के, जिसमें से ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा किया गया था। 1956 में इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के कॉग्निटिव डोमेन्स के इन्होंने 6 पक्ष बताए हैं: ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का 1964 में बीएस ब्लूम, क्रोथवाल व मसीहा द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण, इस तरह से इनके भावात्मक पक्षों के रूप बताए। मनोगत्यात्मक पक्ष का समय समय पर किया गया था। 1967 में दवे द्वारा, प्रोफेसर दवे, 1969 में, 1969 में सिम्पसन के द्वारा और 1972 में हेरो के द्वारा क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। और
2001 में एंडरसन व क्रॉथवाल द्वारा ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो शिक्षण उद्देश्य जो थे ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित, उनका हमने एक खाका सा देखा, एक मैप देखा। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएस ब्लूम तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही जाएगा हर एक पेपर में। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अनुबंधन। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था, उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जो उन्होंने इस प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का 1938 में किया था और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं, वो थॉर्नडाइक के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंधन इवान पेट्रोविच पावलो के द्वारा और अंतर्दृष्टि का संबंध वर्दिमर, कोफ्का और कॉलर से है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित हैं। तो यहाँ आंसर तो देखिए सीधा सा देखेंगे 45 घंटे, इसके साथ में तैयारी के घंटे भी शामिल हैं और ये दिया गया है अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे संबंधित परीक्षा में बनते हैं प्रश्न, कक्षा 1 से 5 तक तो कार्य दिवसों की संख्या बताई है 200 और शिक्षण के घंटे बताए हैं 800 और कक्षा 1 से 6 तक कार्य दिवसों की संख्या बताई है 220 और शिक्षण के घंटे बताए हैं 1000। तो इससे संबंधित प्रश्न भी मिलते हैं और इन सभी का उल्लेख हुआ है धारा 25 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, विश्व में निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी विशेषताएं पूछी है। ए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो जो विशेषता नहीं है उत्तम परीक्षण की वो है अभिक्षमता। विश्वसनीयता, जब पुनः पुनः परीक्षण किया जाने पर भी अंकों में समानता रहती है तो वो विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता, जब उत्तर एक पद में या निश्चित हो उत्तर तो वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है। और वैधता, जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है यदि वह उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो वो परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। इस प्रकार से अभिक्षमता, एप्टीट्यूड जैसा उत्तम परीक्षण की कोई विशेषताएं नहीं होती है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो बालक ही होता है। सरल सा प्रश्न है, बालक के स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बार बार बच्चों को सजा देने से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना दर्शाता है। बाहरी प्रेरणा को कम करता है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो देखिए बार बार सजा से बचने या इनाम पाने के लिए, दोनों ही स्थितियों में यदि बच्चा इन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उसे कहा जाता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी या तुम ये काम करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, तो ये क्या करता है? ऑप्शन डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। या तो वो डर से करेगा कि मुझे दंड से बचना है या लालच में करेगा कि मुझे इनाम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की जो नेचुरल इंटरेस्ट होगा, उसकी क्यूरियोसिटी होगी, वो दोनों ही कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ अनुसंधान, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है, यहाँ पर ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक
शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। और ये मुख्यतः शिक्षकों, प्राचार्य या प्रशासकों द्वारा किया जाता है। विद्यालय निरीक्षक जो समस्या से जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है और इसके द्वारा तत्काल समस्या का हल किया जा सके। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक शोध जिसमें समस्या का हल तत्काल किया जा सके। तो 1953 में 1953 में शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। लेकिन 1926 में बकिंघम ने रिसर्च फॉर टीचर्स अपनी पुस्तक में जो एक्शन रिसर्च है उस शब्द का प्रयोग किया था, उसका संप्रत्यय दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, आधिकारिक, सुविधा प्रदाता या तानाशाह। सरल सा प्रश्न है। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए, निर्देशक गाइडेंस गाइडिंग करने के लिए होना चाहिए, सुगमकर्ता, मार्गदर्शन, दर्शक, वातावरण के निर्माता के रूप में शिक्षक को एनसीएफ 2005 में उसकी भूमिका को दर्शाया गया है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो एक मैं आपको और बता देती हूँ कि इसके 7 चरण बताए गए थे एंडरसन द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 7 चरण बताए गए हैं क्रियात्मक अनुसंधान के एंडरसन के द्वारा। कौन कौन से हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं। समस्या की पहचान कर समस्या का चयन करना, समस्या को परिभाषित करते हुए विश्लेषण करना, 3 समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, 4 उपकल्पनाओं परिकल्पनाओं का निर्माण करना, 5वां उपकल्पनाओं या कल्पना परीक्षण का प्रारूप तय करना, 6 तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना या समाधान की प्राप्ति करना, और 7वां विभिन्न समाधानों को लागू करना। एंडरसन द्वारा ये 7 चरण बताए गए हैं एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ए, बच्चों को मंद शिक्षार्थी तथा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, मूल्यांकन की विचारधारा सबसे पहले बीएस ब्लूम के द्वारा दी गई थी, और मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में हर्बर्ट स्पेंसर ने जोड़ा था। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया है बीएस ब्लूम ने। और मुख्यतः एक परिभाषा है जो कि कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग जो 1964 में आया था और 66 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें मूल्यांकन की जो परिभाषा बताई गई थी वो इस प्रकार से थी कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये परिभाषा कोठारी कमीशन द्वारा दी गई थी मूल्यांकन के अंतर्गत। अब देखिए, मूल्यांकन के प्रकार सामान्यतः 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है, मौखिक मूल्यांकन और लिखित मूल्यांकन। लिखित मूल्यांकन भी 2 प्रकार का होता है, परंपरागत मूल्यांकन और दूसरा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। इस प्रकार से हमने ऊपरी मूल्यांकन के जो तथ्य थे उनको देखा। प्रश्न संख्या, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें और छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो चिंतनशील शिक्षक कक्षा में कैसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। जब एक दूसरे से छात्र और शिक्षक इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, तब जाके शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो अधिक
सार्थक होगी और चिंतनशील शिक्षण होगा। प्रश्न संख्या 20, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास का सिद्धांत पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जो विकास के सिद्धांत है कि विकास की एक दिशा का निश्चित दिशा में बढ़ता है, जैसे सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। वृद्धि व विकास की गति एवं दर कभी एक सी नहीं होती। विकास क्रम का सिद्धांत, जिसमें गामक तथा भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। परस्पर संबंध का विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास सतत एवं निरंतर होता है। एकीकरण का सिद्धांत, संपूर्ण अंगों का फिर अंगों के भागों का, इस प्रकार से एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत विकास होता है। चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, इसमें बालक का विकास चक्राकार या वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। इस प्रकार से कि एक अंग का विकास हुआ, उसके बाद उसमें थोड़ा स्थिरता आएगी, उसके बाद उसमें पुनः विकास होगा। इस प्रकार से चक्राकार या वर्तुलाकार, जिसे स्पाइरल कहते हैं, इस विकास का सिद्धांत है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, और विकास भविष्यवाणी की जा सकती है या पूर्वानुमान होता है, जिसका पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। ये सभी विकास के सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, मिलान करने के लिए है। एक तरफ विकास के सिद्धांत दिए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांतों का वर्णन। समीप दूराभिमुख दिशा, सिर पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं और अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं। तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक को इंग्लिश में देख लेते हैं इंटर इंडिविजुअल, और जो अंतरावैयक्तिक है वो है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीप एवं दूराभिमुख सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो देखिए, शरीर में केंद्र से बाहर की ओर, ऑप्शन डी। सिर पदाभिमुख दिशा, जिसे सिफेलोकॉडल कहते हैं, सिर से पैर का क्रम, पहले सिर का विकास, उसके बाद धीरे धीरे शरीर के अंगों का विकास। इसके अंतर्गत पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद हाथ की उंगलियों, भुजाओं और इत्यादि का विकास। अंतर्व्यक्ति के अंतर होता है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी हर एक बच्चे का विकास अलग अलग होता है, उसमें उसकी गति में भी भिन्नता पाई जाती है। अंतरावैयक्तिक होता है, उसके एक पर्टिकुलर किसी एक बालक में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, तो वो अंतरावैयक्तिक कहलाता है। एक स्वयं के अंदर, अंतर्वैयक्तिक में तो दो बच्चों में अंतर किया जाता है, जैसे यहाँ दिया हुआ ना विभिन्न बच्चे, तो एक नहीं, एक से अधिक बच्चे, लेकिन यहाँ अंतरावैयक्तिक में किसी एक ही पर्टिकुलर बच्चे में विकास की दर से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अन्य सिद्धांत थे विकास के, वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, रिक्त स्थान दिया गया है। अब इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो भरना है। तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन कैसे है, क्रमबद्ध और प्रगतिशील। ए वृद्धि, बी विकास, सी शारीरिक बदलाव, डी मानसिक परिवर्तन। तो विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। बचपन की विशेषता पूछी है, तो देखिए सबसे पहले बचपन क्या होता है ये देखते हैं। जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था की स्थिति या काल होता है वो होता है 0 से 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे बचपन कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु होती है, जिसे बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसे विद्यालयी आयु कहा जाता है। इसे तो कहा जाता है विद्यालय पूर्व की अवस्था,
बचपन या पूर्व बाल्यावस्था को। लेकिन बाल्यावस्था को विद्यालयी अवस्था कहा जाता है, विद्यालय जाने की अवस्था कहा जाता है 6 से 12 वर्ष में। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। तो प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौना आयु, तो कौन सी 3 से 6 वर्ष तक के बालक के अवस्था की विशेषताएं नहीं हैं? प्री गैंग एज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राक टोली आयु, क्योंकि टोली बनाने से पहले की अवस्था ये उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसकी जो होती है वर्ष 6 से 12 की आयु। लेकिन अनुकरण बच्चा खिलौनों से खेलता है और सवाल करता है, ये 3 से 6 वर्ष के बालक की विशेषताएं होती है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके अतिरिक्त भी और जो अन्य विशेषताएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। ये जो 3 से 6 वर्ष के काल की देखेंगे पहले। इसे सीखने का स्वर्णकाल कहा गया है, सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन के द्वारा। इसमें आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है, कल्पना जगत में विचरण करना, अतार्किक चिंतन की अवस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, संस्कारों के विकास की आयु, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्णकाल, सामाजिक भावना का अभाव। इसमें जन्म के समय जब शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन उत्तेजना का वो अनुभव कर सकता है, और इस आयु में आने पर उसमें धीरे धीरे संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। इसी कारण से भावी जीवन की आधारशिला का काल 0 से 6 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। अब देखिए 6 से 12 वर्ष तक की जो प्राक टोली आयु की विशेषता है, उसके अतिरिक्त कौन कौन सी विशेषता है? तो जीवन का अनोखा काल, कॉल एवं ब्रुश ने इसे कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल, सिगमंड फ्राइड द्वारा। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा है। छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल, रॉस ने कहा है। वैचारिक अवस्था का काल शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। तो देखिए इसे विद्यालय अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा आरंभ हो जाती है, और विद्यालय पूर्व की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। समलिंगीय समूह भावना का विकास हो जाता है। खेल की आयु जिसे गेम एज कहा गया है, गैंग एज, समूह दल या टोली की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, और संग्रहण करने की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति इस आयु वर्ग में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नैतिक गुणों का विकास, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी बाल्यावस्था को कहा गया है। और बाल्यावस्था के अंतर्गत स्ट्रेंथ का जो कथन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे याद रखिएगा। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते हो, ये कथन है स्ट्रेंथ के द्वारा दिया गया, और बाल्यावस्था से संबंधित ये कथन है। इस प्रकार से हमने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों की विशेषताओं को देखा है। इससे संबंधित प्रश्न बनता है, तो यदि आपको ये विशेषताएं याद है तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंट से। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये कथन तो सत्य है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल विकास के संभाव्य खतरे होते हैं, ये भी सत्य है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है कि विकास एक क्रम के अनुसार होता है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, ये कथन असत्य है। यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यहाँ पर नहीं है दिया गया, इस कारण ये कथन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या
26 स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए स्कूलों के द्वारा। तो क्यों ध्यान में रखना चाहिए? यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों हो रहे हैं। यदि उन्हें हर एक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी होगी तो बच्चा क्या अधिगम कर रहा है या क्या नहीं अधिगम कर पा रहा है, यह समझने के लिए उनमें आसानी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है जब उसकी मानसिक आयु, ये निकालनी है, वर्ष होगी। तो देखिए 16 वर्ष की आयु का बच्चा, तो क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी हो गई 16 वर्ष। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका आईक्यू कितना हो गया? 75%। लेकिन मानसिक आयु, मेंटल एज यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको इस प्रकार से निकालेंगे, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो IQ दिया है 75, मेंटल एज हमें ज्ञात करनी है, क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है 16 वर्ष इंटू 100। तो MA बराबर 16 इंटू 75/100। इस तरह से इसको यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो ये इसकी मानसिक आयु हो गई बालक की 12 वर्ष। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न का उत्तर निकालना आना चाहिए। हो सकता है इस बार ये जो 12 वर्ष दिया हुआ है इस जगह 16 वर्ष उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पूछ ले कि उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। बुद्धि लब्धि तो पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपको यदि सूत्र याद है तो आप इसे किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनता है। प्रतिदर्श के रूप में चुनता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है और मानसिक योग्यताओं में से प्रतिदर्श के रूप में कुछ चुनता है। तो यहाँ पर पूछा है कि ये बुद्धि का सिद्धांत है जिसमें से प्रतिदर्श का सिद्धांत आता है वो किसके द्वारा दिया गया है? A. थार्नडाइक, B. थर्स्टन, C. गिलफोर्ड, D. थॉमसन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थॉमसन, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1955 में। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसके अंतर्गत उन्होंने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहलाता है, जिसे सैम्पलिंग थियरी कहते हैं। सैम्पलिंग कहते हैं किसी अंश का चयन करना। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं विद्यमान होती हैं तथा सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश का चयन करते हुए नवीन योग्यता का निर्माण करता है। इस कारण इसे नमूने का सिद्धांत भी कहा गया, थियरी ऑफ सैम्पलिंग। और जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए उसमें भी देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो मल्टी फैक्टर थियरी दी थी। गिलफोर्ड के द्वारा 3 डायमेंशनल थियरी दी गई थी और थर्स्टन के द्वारा ग्रुप फैक्टर थियरी दी गई थी बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथा संप्रत्यक्षण, परीक्षण। तो देखिए ये TAT जो है थेमेटिक एपर्सेशन टेस्ट, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है जो मुर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। 1935 में इसकी रचना मुर्रे ने की थी, लेकिन 1938 में मॉर्गन के साथ में मिलकर इन्होंने
इस परीक्षण का संशोधन प्रस्तुत किया, इसलिए 1938 में मुर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा ये थियरी दी गई थी। इसके अंतर्गत कुल 31 कार्ड होते हैं। कुल कार्डों की संख्या होती है 31 कार्ड, जिसमें से 30 पर तो होते हैं चित्र और एक होता है सादा कार्ड। इसमें से 31 कार्डों में से केवल अधिकतम 20 कार्डों का ही प्रयोग किया जाता है और उन 20 कार्डों का भी प्रयोग 2 पारियों में किया जाता है। पहली पारी में 10 कार्ड और दूसरी पारी में 10 कार्ड व्यक्ति को देकर अंत में सादा कार्ड दिया जाता है और इस प्रकार से उन्हें उन कार्ड को देखकर उस पर कहानी लिखनी होती है और उस कहानी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए यह परीक्षण उपयोगी सिद्ध हुआ। और देखिए विशेष तथ्य ये है कि ये जो कार्ड थे, इन पर जो चित्र बने हुए थे वो पुरुषों और स्त्रियों के लिए थे। 10 चित्र तो थे पुरुषों के लिए और 10 चित्र थे स्त्रियों के लिए और 10 थे दोनों के लिए। इस प्रकार से 30 कार्डों का प्रयोग किया गया और एक सादा कार्ड, कुल मिलाकर 31 कार्डों का प्रयोग किया गया था। अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 55 या 120। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 प्लस होती है। तो देखिए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण टर्मन के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जल्दी से देख लेते हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि, जिसे जीनियस कहा। 120 से 139 सुपीरियर, अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र, अति कुशाग्र या अति उत्तम बुद्धि। 110 से 119 अबव एवरेज, तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि या उत्तम बुद्धि। 90 से 109 के बीच में एवरेज या औसत, जिसे सामान्य बुद्धि कहा जाता है। 80 से 89, 89 तक, 80 to 89 मंद, मंगोलिज्म या बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि, जिसे डल या बैकवर्ड कहा जाता है। 70 से 79, 70 to 79 क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि या फीड माइंडेड कहते हैं। 70 से कम जो होता है वो मूर्ख, जिसे मोरॉन कहा जाता है। 51 से 59 तक भी मूर्ख, अर्थात 51 से 70 तक मूर्ख। 26 से 50 तक मूढ़ बुद्धि और उसके बाद 0 से 25 तक महामूर्ख या जड़ बुद्धि वाले बालक टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे 2 बार देख लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 51 से 70 औसत बालक और 140 प्लस जीनियस और 0 से 25 तक जड़ या मूढ़ बुद्धि। तो ये था मित्रों रीट जो लेवल 1 में पेपर आया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनसे संबंधित तथ्यों का हमने अध्ययन कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।